बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पार्ट बी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है। नेगेटिव लॉग ऑफ, हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। असल में पीएच क्या है? पीएच हम यूज करते हैं, एक ऐसा आप कहें डिटेक्शन टेक्निक है कि हम पता चलाते हैं कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, किसी भी चीज में कितनी तेजाबियत है या कितनी असासियत है। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीओएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और पीएच प्लस पीओएच को मिला के इज इक्वल टू 14। अब इसकी नंबर लाइन है। असल में 14 कैसे है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 इट इज एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है, 8 to 14 इट इज बेसिक। हमारे पास नंबर लाइन पे जो 1 है इट इज हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक पीएच होता है इसका, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, हाईली एसिडिक है। जैसे जैसे हम नंबर से मूव करते जाते हैं टुवर्ड्स राइट, आपकी एसिडिटी कम होती जाती है और नंबर 6 पे पहुंच के आपकी एसिडिटी बहुत कम हो जाती है, वीकली एसिडिक हो जाता है। नंबर 7 न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर का पीएच 7 होता है। 7 से जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे, 8 जो है वीकली बेसिक है, ठीक है, इसकी बेसिसिटी कम होती है। जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते जाएंगे 14 पे आएंगे, इट इज हाईली बेसिक। pH of H2O is 7 and it is considered to be neutral. If pH falls down from 7 then the compound will be called acid, and if the pH rises from 7 then the compound is called basic. डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। हम पीएच को किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? पीएच ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, बाय यूजिंग पीएच पेपर, बाय यूजिंग पीएच मीटर एंड बाय यूजिंग पीएच इंडिकेटर्स। पीएच पेपर, पीएच पेपर को हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर जो है वो एसिड और बेसिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। पीएच पेपर लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर को एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करें या एसिड के कुछ ड्रॉप्स उस पर डालें तो उसका कलर रेड हो जाएगा, डेट इज द इंडिकेशन ऑफ एसिड। एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस के कुछ ड्रॉप्स डालें तो वो ब्लू हो जाएगी, तो डेट इंडिकेट्स दैट इट इज द बेस। ये एक बेसिक सा टेस्ट था जो मैट्रिक में किया जाता है। नेक्स्ट है पीएच इंडिकेटर्स। पीएच इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ द सोल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। पीएच इंडिकेटर्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि जब आपके सोल्यूशन का पीएच चेंज हो तो वो अपना कलर चेंज कर लें। द एम टू यूज पीएच इंडिकेटर्स आर, क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको टाइप ऑफ कंपाउंड पता चल जाता है कि किस टाइप का कंपाउंड है, एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। आप पीएच डिटरमिन कर सकते हैं और उसकी किसी भी केमिकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस सब्सटेंस के अंदर कोई और केमिकल प्रेजेंट है या नहीं। टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर्स। आपके पीएच इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, रेडॉक्स इंडिकेटर्स हैं एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स, अगर आपको याद हो मैट्रिक में आपने एक टाइट्रेशन की थी। टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन में आप एसिड और बेस को
आपस में रिएक्ट कराते हैं, टाइट्रेट कराते हैं। असल में टाइट्रेशन टेक्निक क्या है? टाइट्रेशन टेक्निक एक वो टेक्निक है जिसमें आपको एक नोन कंसंट्रेशन की चीज का पता है और उससे आप एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का अंदाजा करते हैं कि ये कितनी हो सकती है। ठीक है, तो टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। तो टाइट्रेशन में हमने क्या किया था, हमारे पास ब्यूरेट होता था और एक कॉनिकल फ्लास्क। आपने जिसका पता कराना है कंसंट्रेशन, उसको आप ब्यूरेट में डाल लेते थे और आपके पास जो आप कह लें जो नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होता था उसे आप कॉनिकल फ्लास्क में डाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ml जो है, यहाँ तो हम टाइट्रेशन देखेंगे कि टाइट्रेशन हम कैसे करते थे। ये एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम वो सोल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन नोन है। फॉर एग्जाम्पल, हम बेस ले लेते हैं। बेस की कंसंट्रेशन हमें पता है कि ये 0.1 मोलर है और इसका वॉल्यूम भी हमें पता है कि हमने ये 10 ml ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये है ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर हम वो सोल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, जिसकी कंसंट्रेशन हमने पता करानी है। अब इसको हम करते कैसे थे, हमने ये नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप अननोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमने उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड कर देना है। जैसे ही फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम बेस में ऐड करेंगे, उसका कलर शॉकिंग पिंक हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इस ये वाला अननोन कंसंट्रेशन वाले वॉल्यूम जो है वो ऐड करते जाएंगे और साथ साथ उसको कंटिन्यूस या विग्रस शेकिंग करेंगे। एक पॉइंट आएगा जब आपका सोल्यूशन लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाना है क्योंकि वो एक ही ड्रॉप से आपका सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब आपका सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप ब्यूरेट का वाल्व बंद कर देंगे और यहाँ से उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितने ml आपने यूज किए हैं अननोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन के, ताकि फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर ले। फिनोफ्थलीन ने अपना कलर क्यों चेंज किया? क्योंकि बेसिक सोल्यूशन में वो शॉकिंग पिंक कलर की थी और जब वो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया तो उसने अपना कलर खत्म कर दिया और वो ट्रांसपेरेंट हो गई। हम वहां पे उसकी कंसंट्रेशन, उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे। यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, डेट इज फॉर एग्जाम्पल 9.8 ml हमने यूज किया। इससे हम इसका M2 या मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। 0.1 इंटू 9 सॉरी ओवर 10 इंटू 9.8, 0.1 इंटू 10 ओवर 9.8, तो जो मोलैरिटी हमारे पास निकलेगी वो होगी 0.1 मोलर। ठीक है, ये टाइट्रेशन का प्रोसेस था जिससे हम एक नॉन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से हम अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज किया था। फिनोफ्थलीन पीएच को डिटरमिन करती है कि अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो उसकी कलर शॉकिंग पिंक होगा और अगर उसका न्यूट्रल हो जाएगा तो वो अपना कलर खत्म कर देगी। नेक्स्ट है रिडॉक्स इंडिकेटर। सेम इसी तरह का प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 आपका जो है इसमें इंडिकेटर है, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। प्रेसिपिटेशन refers to the formation of an insoluble salt when two solutions containing soluble salts are combined. The insoluble salt that is separated is called precipitate. असल में precipitation reactions क्या होते हैं, हमारे पास दो solutions मौजूद हैं, दोनों के अंदर कोई solute dissolve हुआ है। solution A में भी solute dissolve हुआ है, solution B में भी solute dissolve हुआ है। जब हम इन दोनों solutions को combine करेंगे तो किसी एक सोल्यूशन का अगर सोल्यूट नीचे बैठ जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो नीचे बैठता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके लिए हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो है पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड K2CrO4 एज एन इंडिकेटर यूज होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में। जब प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मीटर। पीएच मीटर एक नई टेक्निक है पीएच को मेजर करने की।
है क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है डेट इज यूज फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड. अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास रॉड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर डेट मेजर्स एंड डिस्प्ले द पीएच रीडिंग. एक जिस तरह आप कह लें थर्मोमीटर टाइप है, लेकिन उसके ऊपर एक डिजिटल वो लगा हुआ होती है, स्क्रीन लगी हुई होती है. आप अपने उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड को आप उस लिक्विड में डिप करते हैं जिसका पीएच आपने फाइंड आउट करना है. थोड़ी देर उसको स्टे कराते हैं तो उसमें आपका जो भी पीएच है वो उस पे आ जाता है. तो ये एक डिजिटल रीडिंग है. आपको अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना पड़ता है. कैलिब्रेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले आप उसको सिंपल वाटर में रखेंगे, उसका पीएच डिटरमिन करेंगे. उसके बाद आप किसी बेसिक सोल्यूशन में उसको रखेंगे जिसका पीएच आपको पहले से पता है और फाइंड आउट करेंगे कि वेदर ये सही रीडिंग दे रहा है या नहीं. उसके बाद दोबारा आप उसको वॉश आउट करेंगे, फिर उसे एसिडिक में रखेंगे, उसी एसिडिक सोल्यूशन में जिसका पीएच आपको पता है. अगर वो एग्जैक्टली सेम पीएच दे रहा है तो फिर आप उसे एक दफा वॉश कर लेंगे और आपका पीएच मीटर कैलिब्रेट हो गया और रेडी टू यूज है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन. pH measurements are important in medicine, biology, food sciences and many other applications. आपकी pH measurements बहुत important हैं आपके मेडिसिन में भी, बायोलॉजी में, फूड साइंसेज में और बहुत सारी अदर चीज़ों में. एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक pH. हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक pH पे काम करते हैं. अगर वो आपका pH चेंज हो जाए तो वो एंजाइम काम नहीं करते. ठीक है. ब्लड है स्पेसिफिक पीएच ऑफ 7.3 टू 7.4. हमारे ब्लड का पीएच 7.3 से 7.4 के दरमियान रहता है. पीएच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू डिटरमिन द पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. पीएच इंडिकेटर्स हमने पहले ही पढ़ लिया कि हम इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशंस वगैरह में ताकि डिफरेंट सब्सटेंसेस का पीएच आप डिटरमिन कर सकें. एंजाइम्स जो बहुत स्पेसिफिक हैं अपने पीएच के लिहाज से, उसमें अगर आप देखें जो एंजाइम आपके स्टमक के अंदर हैं, पेप्सिनोजिन या पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमेशा एसिडिक पीएच पे काम करता है. अगर किसी वजह से आपकी स्टमक की पीएच एसिडिक ना रहे, लेस एसिडिक हो जाए, तो आपका एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. इसी तरह अगर आपके इंटेस्टाइन का एंजाइम आप देखें, इंटेस्टाइन में एंजाइम है, आपके इंटेस्टाइन में एंजाइम है ट्रिप्सिन जो कि पीएच 8.57 पे वर्क करता है. अगर आपकी एसिडिटी ऑफ स्टमक की वजह से किसी वजह से आपके इंटेस्टाइन की पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाए तो वो एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. यहाँ आपका पीएच का टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बफर्स. बफर्स क्या होते हैं? बफर इज द कंपाउंड और द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डेट रेजिस्ट टू चेंजिंग ऑफ पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन और कंपाउंड. बफर एक ऐसा कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो कि रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को. जो आप अगर किसी सोल्यूशन में ऐड कर दें तो फर्दर वो उसके पीएच को चेंज होने से रोकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने अपना एक बफर सिस्टम ऐड कर दिया. आप ये कह लें कि आपने उसमें कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, और साथ आपने उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, वीक बेस है, दोनों का मिक्सचर ऐड कर दिया. फर्दर अगर आप उसमें एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो बफर जो है आपके वाटर का पीएच चेंज नहीं होने देगा या बड़ा स्लाइट सा चेंज होने देगा. ये बफर है. बफर इज द कंपाउंड और द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस और कंपाउंड्स. ये नीचे आपके पास कुछ बफर मिक्सचर्स दिए हुए हैं, साथ उसकी पीएच रेंजेस दी हुई हैं, बफर मिक्सचर्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है थ्योरीज ऑफ बफर. थ्योरी ऑफ बफर्स. आप कह सकते हैं कि बफर एक्ट कैसे करता है. एडिशन ऑफ एसिड. अगर किसी मिक्सचर में आप एसिड को ऐड कर दें तो क्या करेगा? अगर आपके पास एसिड आपने ऐड कर दिया है तो इस बफर सिस्टम में मौजूद जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और कन्वर्ट कर देगा HCl को, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनटू अ वीक एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड, और बाकी सॉल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो वैसे ही न्यूट्रल होता है. तो HCl is a strong acid and it will change the proton concentration when added to a solution, but buffer system, carbonic acid and sodium bicarbonate tends to maintain the pH of the solution and following reaction takes place. ठीक है.
अब वो कह रहे हैं कि वैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी सोल्यूशन में ऐड करें तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर हमने बफर सिस्टम कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर ऐड पहले से किया हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेस है उससे रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है और सॉल्ट सोडियम क्लोराइड में। आपके पीएच जो है बहुत स्लाइटली चेंज होगा। इसी तरह अगर इसी सॉल्यूशन में आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से जो आपका कार्बोनिक एसिड है आपके बफर में मौजूद, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपकी स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा, डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर। तो इस तरह क्या हुआ कि बफर्स की मौजूदगी की वजह से आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होता भी है तो वो वीक एसिड में, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होती है तो वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह इस मैकेनिज्म के थ्रू बफर्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं आपके पीएच को चेंज होने से। बफर्स कहाँ, एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं? Buffers are most widely used in biological industry to preserve the pH of biological compound and fluids. Biological compounds वो body fluids या वो compounds जो हमने body से लिए हैं, लिविंग बॉडी से, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम उनमें बफर्स ऐड कर देते हैं ताकि वो प्रिजर्व्ड रहें और उनका पीएच चेंज ना हो। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन देयर पीएच। इंजेक्शंस के अंदर भी हम बफर्स ऐड करते हैं ताकि पीएच मेंटेन रहे। बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल और डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर दे। तो उसका भी पीएच भी सारा पीएच मेंटेनेंस से होता है, तो पीएच मेंटेन करने के लिए हम बफर यूज करते हैं। बफर्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर पीएच, तो अगर उनका पीएच चेंज हो जाएगा तो एंजाइम्स अपना एक्शन शो नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम बफर्स ऐड कर देते हैं। बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी बफर्स बहुत जरूरी हैं। मेन बफर सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में ज्यादातर मौजूद हैं उनमें बाइकार्बोनेट बफर है। बाइकार्बोनेट बफर मैंने आपको पहले ही बताया, वो H2CO3 और NaHCO3 वाला, और ये बफर हमारे ब्लड में भी मौजूद है। और फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये जो पहला पैरा दिया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी कोई भी सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, और अगर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो कि हर तरह के मटेरियल को अपने आप में से पास करने देती हैं। ऐसे मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गया ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमिएबल और सेमी परमिएबल। अब वो कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन फिल्ड मेम्ब्रेन जो है हम किसी हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रख देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन को फिल किया है जो कि बल्कि आप कहें वो वाटर ही है, वाटर को फिल किया है, ठीक है, और आपने उसको रख दिया है सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर उसके लिए हाइपरटोनिक है। तो होता क्या है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है वहां से वाटर मूव कर जाता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो होगा क्या कि आपका जो आपने परमिएबल मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो सॉल्यूशन वाटर रखा था वो मूव आउट कर जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ताकि इक्विलिब्रियम रीच हो सके। ये वाटर की एक एबिलिटी है कि वो कभी भी एक ही तरह रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करना चाहता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप एक ग्लास लें पानी का और उसके अंदर आप इंक का ड्रॉप ऐड करें। जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा आप देखेंगे पूरा वाटर, जो ग्लास ऑफ वाटर है वो लाइट ब्लू इन कलर हो जाएगा या उसमें शेड आ रहा होगा। तो ये वाटर की एबिलिटी है कि वो इक्विलिब्रियम रीच करती है, हर जगह एक जैसी टोनिसिटी चाहती है। और जो प्रेशर वाटर को इक्विलिब्रियम रीच करने की तरफ पुश करता है
उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या वो प्रेशर जो कि इस ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहां से इफ टू सॉल्यूशंस ऑन कंपैरिजन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आयन कंसंट्रेशन आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब है कि उसमें कितनी टॉनिसिटी है, उसकी क्या आयन कंसंट्रेशन है। कोई भी दो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी आयन कंसंट्रेशन सेम हो और वह सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन या कौन कौन से बॉडी जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी बॉडी के साथ आइसोटोनिक हैं। 0.9% सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सेलाइन आपने सुना होगा। नॉर्मल सेलाइन की कंसंट्रेशन क्या होती है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर इन क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml ऑफ वाटर इज कॉल्ड नॉर्मल सेलाइन, और ये सोल्यूशन आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक है। हमारी बॉडी में ब्लड के साथ और हमारे ये जो टीयर्स हैं इनके साथ ये नॉर्मल सेलाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर और जिनकी आयन कंसंट्रेशन सेम हो। हमारी बॉडी के साथ 0.9% सोडियम क्लोराइड की आइसोटोनिसिटी जो है वो सेम है विद आवर ब्लड एंड विद आवर टीयर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लें, द मिनिमम प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग इनटू अ गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। ये वो प्रेशर है जो कि प्रिवेंट करता है, ये वो मिनिमम प्रेशर है जो कि प्रिवेंट करता है एक प्योर सॉल्वेंट को किसी भी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस के थ्रू जाने से, ठीक है। द सॉल्यूशंस, अब आगे आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव लेस आयंस एंड इट हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स कंपैरेटिव सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी आयन कंसंट्रेशन भी कम है और वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एज कंपेयर टू अदर गिवन सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है सॉल्यूशन विद अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड और 0.9% सोडियम क्लोराइड। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी आइसोटोनिक कंसंट्रेशन जो है 0.9% सोडियम क्लोराइड से कम हो उसे भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि दूसरा जो कंपैरिजन में हमारे पास सॉल्यूशन है उससे हमारे सॉल्यूशन की आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है, और वो 0.9% सोडियम क्लोराइड से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन हाइपर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंटर्स योर बॉडी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपने देखा होगा कि नॉर्मल सेलाइन को हम यूज करते हैं आईवी इंजर्शन के लिए। जब हमने कोई ड्रिप्स लगानी है, आईवी फ्लूइड कोई देना है, कोई न्यूट्रिशन देनी है, तो हम आईवी ये इसको सोडियम क्लोराइड को नॉर्मल सेलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को या नॉर्मल सेलाइन को यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए। एक और सोल्यूशन है जो आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक है, वो है 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, ठीक है। ये दो सोल्यूशन है जो आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक है। इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक नहीं है। तो अगर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब 0.9% सोडियम क्लोराइड से कम आयन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन अगर आपकी बॉडी में एंटर होता है तो क्या होगा? तो अगर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो क्योंकि वाटर की एबिलिटी है, कोई इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करना चाहता है, तो वो अपना सारा वाटर लूज कर देगा और वो सारा वाटर जाके आपके बॉडी सेल्स के अंदर एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके जो बॉडी सेल्स हैं या बॉडी फ्लूइड्स हैं वो पहले ही उसकी निस्बत हाइपोटोनिक है, वो सारा उसमें एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। और ये इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा कि हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। आपके रेड ब्लड सेल्स पहले ही 85% वाटर से बने हुए हैं,
ठीक है। अगर वो फर्दर वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो एक टाइम आएगा कि वो रप्चर हो जाएंगे। जब वो रप्चर हो जाएंगे तो हीमोलाइसिस हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा है, अगर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फिर क्या होगा। अगर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में से, बॉडी सेल्स में से वाटर को विदड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो सके। इसमें क्या होगा कि सारा वाटर भी जब निकल जाएगा सेल्स में से, तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट तो रीच होना मुश्किल है, लेकिन आपके सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, आपके बॉडी टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे। आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए वाटर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर बहुत अहमियत का हामिल है। तो अगर वाटर उसमें से निकल जाएगा तो सेल्स की श्रिंकेज हो जाएगी। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंटर योर बॉडी। Solutions for injections for application to mucous membrane and solutions for ophthalmic use must be isotonic with tissue fluids to avoid pain and irritation. आपके जितने भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाए जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, और ऐसे कोई भी सॉल्यूशंस जो कि ऑप्थेल्मिक यूज के लिए, ऑप्थेल्मिक यूज के लिए मतलब आई के अंदर यूज करने के लिए, उनको आइसोटोनिक होना चाहिए आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, ताकि आपको पेन ना हो, किसी किस्म की इरिटेशन ना हो। द मोस्ट वाइडली यूज्ड आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। डेक्सट्रोज 5% का मतलब है 5 ग्राम इन क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml ऑफ वाटर, एंड 0.9% सोडियम क्लोराइड का मतलब है 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml वाटर हम यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, आपके टीयर्स के साथ या आपकी आईज के साथ आइसोटोनिक नहीं है, वो आपकी बॉडी, आपकी आई के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, आपकी आई में इरिटेशन होगी, पेन होगी। तो इसलिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ही अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।